हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारे फेसबुक आईडी, हमारे टेलीग्राम या हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम पूर्णिमा है। यह घटना मेरी नानी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात सन 1942 की है, जब मेरी नानी की उम्र 26 साल की थी। मेरी नानी का नाम जानकी था। जानकी अपने परिवार के साथ आज़ाद नगर में रहती थी। आज़ाद नगर इंदौर में बसा एक छोटा सा इलाका है। उस समय एक घर से दूसरे घर काफ़ी दूरी पर हुआ करते थे। जानकी के 5 बच्चे थे। जानकी के पति खेतों में मजदूरी किया करते थे और जानकी दाई माँ का काम किया करती थी। पहले की औरतें डिलीवरी के समय घर पे ही रह के अपनी डिलीवरी करती थी और जो औरतें इनकी डिलीवरी करवाती थी उनको दाई माँ कहा जाता था। एक रात को जानकी की सबसे छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। उसको बहुत तेज बुखार था। बुखार की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो जानकी उसे लेकर घर के बाहर बने ओटले पर बैठ गई थी। उस समय आम लोगों के घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी और ना ही रास्ते पर स्ट्रीट पोल हुआ करते थे। आम लोग घरों में उजाला करने के लिए चिमनी या लालटेन का सहारा लेते थे। जानकी जब ओटले पर बैठकर अपनी छोटी बेटी को चुप करा रही थी, तब उनके घर की तरफ 2 आदमी चलकर आ रहे थे। तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे से बनी चीज़ को अपने साथ खींच कर ला रहा हो। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे, उनके पास एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। उस दिन अमावस्या की रात थी, इसलिए उन दोनों को ठीक से देख पाना मुश्किल था। जैसे ही वो दोनों जानकी के पास आए, उनमें से एक आदमी ने जानकी को कहा, सुनो, तुम हमारे साथ चलो, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। जानकी बोली, भैया, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगी, लेकिन सड़क के अगले ही मोड़ पर एक नर्स रहती है, तुम उसे ले जाओ। इतना सुनकर वो दोनों आदमी सड़क पर बने मोड़ की तरफ चल दिए। जानकी ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे थे। जब सुबह हुई, जानकी नर्स के पास पहुंची और बोली, बहन, क्या तुम कल रात उन दोनों आदमियों के साथ उसकी पत्नी की डिलीवरी करवाने गई थी? तब उस नर्स ने जो कहा, उसे सुनकर जानकी डर से सहम गई थी। नर्स ने कहा, वो दोनों कैदी थे जिनको फांसी दी गई थी, और जहाँ तुम रहती हो वह पहले एक फांसी घर था जहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी, और उन दोनों कैदियों को भी वही फांसी दी गई थी। फांसी देने के बाद उनके शव को हमारे ही हॉस्पिटल में लाया गया था। ये बात सुनकर जानकी ने कुछ दिनों बाद ही वहाँ से अपना घर खाली कर दिया और फिर कभी वहाँ नहीं गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अगली बार से कोई रात में इस तरीके से बुलाए तो मत जाइएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? यह एक सच्ची घटना है जो मुझे मेरी दोस्त श्रद्धा ने बताई थी। श्रद्धा देवास के शहर में रहती थी। श्रद्धा का एजुकेशन पूरा हो चुका था। उसके घर में वह अपनी माँ के साथ रहती थी। श्रद्धा जब 14 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो चुका था। श्रद्धा की जॉब इंदौर की प्राइवेट कंपनी में लग चुकी थी। इंदौर से देवास का डिस्टेंस सिर्फ 40 किलोमीटर का ही था, इसलिए श्रद्धा रोज अपनी स्कूटी से ही आया जाया करती थी। उसका ऑफिस टाइम 9 से 6 तक का था। देवास से इंदौर वह टाइम पर पहुंच जाती थी, पर वहां से आते वक्त उसे बहुत टाइम हो जाता था, क्योंकि शाम को रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता था। एक दिन श्रद्धा को उसकी माँ का कॉल आया कि घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए घर जल्दी चली आओ। नई जॉब होने की वजह से लीव या हाफ डे मिलना पॉसिबल नहीं था। शाम को श्रद्धा का जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ, वह घर जाने के लिए निकली। उसने सोचा कि आज घर जाने के लिए वो कोई शॉर्टकट ले लेगी। उसने अपने कलीग से इस बारे में पूछा तो उसके कलीग ने बताया कि मेन रोड से एक रास्ता है जिसमें एक मोड़ आने के बाद वह रास्ता सीधा हाईवे पर मिलता है। श्रद्धा को ये रास्ता ठीक लगा। रास्ते से निकलते समय उसने सोचा कि अपनी स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल डलवा लेती हूँ। जब हाईवे पहुँच जाऊँगी बाकी का पेट्रोल भी तभी डलवा लूँगी। उस दिन बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। श्रद्धा पेट्रोल पंप से स्कूटी लेकर
हाईवे के लिए निकल गई। बहुत देर तक स्कूटी चलाने के बाद भी अभी तक वो मोड़ नहीं आया था जिसके बारे में उसके कलीग ने बताया था। श्रद्धा ने सोचा कि रुक कर किसी से रास्ता पूछ लेती हूँ। उसने रास्ते में एक आदमी को रोका और हाईवे के उस मोड़ के बारे में पूछा। उस आदमी ने श्रद्धा को अकेले देखकर कहा, बेटी तुम उस रास्ते से ना ही जाओ तो बेहतर है। श्रद्धा ने कहा कि बाबा मुझे घर जल्दी जाना है और इस रास्ते से मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। रात भी होने वाली है और अब मैं पीछे जाकर दूसरा रास्ता नहीं ले सकती। तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है बेटा, जब तुम उस मोड़ पर पहुंच जाओ तो वहाँ मोड़ पर रोड के किनारे भैरू बाबा का एक मंदिर है। वहाँ पर हाथ जोड़कर ही मोड़ वाले रास्ते को पार करना। उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा वो तो श्रद्धा को नहीं पता और ना ही श्रद्धा ने इस बात पर कोई खास ध्यान दिया। कई किलोमीटर तक स्कूटी चलाने के बाद श्रद्धा ने सोचा कि अब गूगल मैप ऑन कर ही रास्ता ढूंढ लेती हूँ। गूगल मैप ऑन कर वह फिर से स्कूटी चलाने लगी। आखिरकार वह मोड़ आ ही गया और उसके साथ रोड के किनारे पर बना वह भैरू बाबा का मंदिर भी। वह एक सिंगल सड़क थी जिसके आसपास थोड़े बहुत घर थे। मंदिर देखकर श्रद्धा के दिमाग में उस आदमी की बात याद आ गई कि भैरू बाबा के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर ही मोड़ वाले रास्ते को पार करना। उसने सोचा जो भी हो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर जाने में क्या बुराई है। बारिश भी अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। कई किलोमीटर तक उस रास्ते में चलने के बाद अब श्रद्धा को डर लगने लगा था क्योंकि उस रास्ते पर एक भी लाइट नहीं थी और उस रोड के आसपास सिर्फ चारों तरफ खेत ही खेत थे। कुछ दूर स्कूटी चलाने के बाद श्रद्धा को एक लड़का मिला। श्रद्धा को उस रास्ते में बहुत डर लग रहा था। श्रद्धा ने उस लड़के से कहा कि अगर आप हाईवे तक जा रहे हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। उस लड़के ने बस हाँ में सर हिला दिया। फिर क्या था, वह लड़का अपनी बाइक लेकर आगे आगे चल रहा था और श्रद्धा उसके पीछे पीछे। लड़के और श्रद्धा के बीच में कुछ मीटर की ही दूरी थी। अब तक बारिश भी काफ़ी तेज हो चुकी थी। श्रद्धा ने अपना मोबाइल निकाला ताकि घर पर अपनी माँ के पास कॉल कर सके, पर उस रास्ते पर होने की वजह से मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। श्रद्धा ने मोबाइल अपने बैग में रखा और फिर से अपनी स्कूटी को चलाने लगी। अचानक श्रद्धा को एहसास हुआ कि उसकी स्कूटी के पीछे एक बाइक चल रही है। बारिश और अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं। उसने इतना खास ध्यान दिया नहीं, लेकिन अब वह बाइक श्रद्धा की स्कूटी का लगातार पीछा कर रही थी। जैसे ही बिजली चमकी, बिजली की चमक के साथ श्रद्धा ने देखा कि वह दो आदमी थे जिनकी गर्दन आगे की तरफ और चेहरा पीछे की तरफ था। वह अजीब अजीब से आवाज़ निकाल रहे थे, साथ ही बार बार स्कूटी को रोकने का इशारा कर रहे थे। इतना सब देखकर श्रद्धा का डर से बुरा हाल था। वह बस डर के मारे स्कूटी रोकने ही वाली थी कि तभी आगे चल रहे उस लड़के ने अपनी बाइक का हॉर्न बजाया और बोला, अब पीछे मुड़कर मत देखना जब तक हाईवे ना आ जाए। श्रद्धा ने कुछ नहीं बोला और डर से बस स्कूटी चलाती ही रही। जैसे ही हाईवे की सड़क दिखने लगी, वह लड़का गांव की तरफ मुड़ गया। लगातार बारिश में भीगने की वजह से श्रद्धा को अब ठंड लग रही थी। श्रद्धा ने रोड के किनारे बनी चाय की टपरी पर अपनी स्कूटी को रोका। दुकान से एक आदमी निकला और बोला, बेटी इस वक्त तुम अकेले इस रास्ते में कैसे आ गई। श्रद्धा ने कहा कि वह अकेली नहीं है और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उस दुकान वाले को बता दिया। उस दुकान वाले ने जो बताया उसे सुनकर श्रद्धा का डर से बुरा हाल था। दुकान वाले ने बताया कि उसने सिर्फ श्रद्धा को ही वहाँ आते हुए देखा है और उसके साथ कोई भी नहीं था। उसने यह भी बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर दो बाइक सवार इंसानों का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उन दोनों की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। तब से उन दोनों की आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों का ध्यान भटकाकर उनका
एक्सीडेंट करवा देती है। भगवान की असीम कृपा थी, इसीलिए शायद अभी तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सही सलामत उस मोड़ से यहाँ पर वापस आ गई हो। श्रद्धा ने यह बात सुनी और उसने मन में सोचा कि वह अब कभी कोई भी शॉर्टकट नहीं लेगी। आपको हमारा वीडियो कैसे, तो आइए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये मेरी खुद की आप बीती है। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती हूँ, पर उस घटना के बाद मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगी हूँ। मैं मध्य प्रदेश इंदौर के शहर में रहती हूँ। मेरा नाम आंचल है। एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड मीरा का कॉल आया। उसने कहा कि हमारी ही एक फ्रेंड जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी हेल्थ ख़राब है, तो उसको चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीरा ने मुझे कहा कि मैं चेन्नई जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मेरी फ्रेंड मीरा भी कोलकाता में रहती थी। मीरा ने मुझे कहा कि मुझे चेन्नई पहुँचने में कल शाम तक का टाइम लगेगा, तो तुम भी तब तक वहीं आ जाना। मैंने भी जाने के लिए हामी भर दी। हम दोनों का चेन्नई में कल शाम का मिलने का तय हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मुझे एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए या तो बस का सहारा लेना पड़ता है या ट्रेन का। चेन्नई इंदौर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा ली। मेरी ट्रेन भोपाल से शाम की थी, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे चेन्नई का कंफर्म टिकट इंदौर से नहीं मिल रहा था। जाना भी ज़रूरी था। मैंने भोपाल से ट्रेन की टिकट करवा ली। उन दिनों हमारे यहाँ फरवरी का महीना था और फरवरी के दिनों में हमारे यहाँ पर सुबह शाम अच्छी ठंड होती है। मैंने अपना कुछ सामान रखा और मैं चेन्नई के लिए निकल गई। मैं इंदौर से भोपाल बस से पहुंची और उसके आगे चेन्नई का सफ़र मुझे ट्रेन से पूरा करना था। मेरी ट्रेन भोपाल से शाम 5:45 की थी, जो मुझे अगली शाम चेन्नई तक पहुंचा देती। मैं ट्रेन में बैठ गई। सफ़र शुरू हुआ। रात को मैं खाना खा के सो गई। वह रात मुझे ट्रेन में ही बितानी थी। अगली शाम को जब मेरी ट्रेन चेन्नई के स्टेशन पे पहुंची, मैंने ट्रेन से उतरकर सबसे पहले मेरी फ्रेंड मीरा को कॉल किया। उसने हमारे लिए चेन्नई में एक कमरा बुक किया जहां हम ठहर सके। वह कमरा उसने चेन्नई की अर्जुन शास्त्री भवन में बुक किया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस भवन का नाम काल्पनिक बता रही हूँ, क्योंकि हम वहाँ रहने वाले लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसके अलावा ये सारी घटना सच है। मीरा का चेन्नई में कमरा बुक करने के बाद उसी शाम को वह मुझे लेने चेन्नई स्टेशन पे आ गई। हम दोनों ने वहीं से सबसे पहले हॉस्पिटल हमारी फ्रेंड को मिलने का सोच के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर हमने राहत की सांस ली, क्योंकि अब हमारी फ्रेंड की हालत पहले से काफ़ी ठीक थी। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम हमारे कॉटेज में जाकर रात वहीं बिताएंगे और सुबह फिर हॉस्पिटल में आ जाएंगे। हमने हमारी फ्रेंड के परिवार वालों से विदा ली और हम हमारे कॉटेज में आ गए। उस समय तकरीबन शाम के 7:30 का टाइम हुआ होगा। हमारे कॉटेज के कैंटीन में खाना 9:30 तक मिलता था, तो हमने सोचा हम तब तक कॉटेज में ही घूम लेते हैं। वह कॉटेज 11 मंजिल का था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। वहाँ के कुछ फ्लोर खाली भी थे, वहाँ कोई भी नहीं रहता था। हम दोनों लिफ्ट से फ्लोर नंबर 3 पर गए और वह फ्लोर पूरी तरीके से खाली था। वहाँ किसी के ना रहने की वजह से वहाँ की अधिकतर लाइट भी ऑफ ही थी। हम दोनों ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हम वहीं अपनी बात करते करते टहलने लगे। अचानक मुझे मेरी फ्रेंड मीरा ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने सोचा इतने दूर सफ़र की वजह से यह ऐसा बोल रही है, इसलिए मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों यहाँ से चलते हैं और खाने का भी टाइम हो गया है। हम दोनों फ्लोर नंबर 6 पर आ गए। वहीं पे हमारा कमरा भी था। हम खाना खाने कैंटीन पहुँचे। कैंटीन के बाहर भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। हमारा खाना भी आ चुका था। हमने खाना खाया
तब तक तकरीबन 10 चुके होंगे। फिर हम दोनों ने सोचा कि सोने से पहले एक बार छत पर टहल लेते हैं। हम दोनों छत पर टहलते टहलते अपने कॉलेज के पुराने दिनों की बात करने लगे। बात करते करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। हमने सोचा अब चलकर सो लेते हैं, सुबह फिर हॉस्पिटल भी जाना है। हम दोनों छत से नीचे उतरकर नीचे की साइड पर बनी लिफ्ट पर आ गए और लिफ्ट के अंदर जाकर हमने फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। हम दोनों फिर हमारे फ्लोर आने का वेट करने लगे। हमने देखा कि हमारी लिफ्ट फ्लोर नंबर 6 पर ना रुककर फ्लोर नंबर 3 पर रुकी हुई है। हमने सोचा किसी और ने बटन दबा दिया होगा, इसलिए लिफ्ट यहाँ पर रुकी है। पर उस फ्लोर पर कोई नहीं था और ये वही फ्लोर था जिसके एक भी फ्लोर पर या एक भी रूम में कोई नहीं रहता था। हम दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर से लिफ्ट में हम आ गए और फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। लिफ्ट चलने लगी और इस बार फिर उसी बंद फ्लोर नंबर 3 पर रुकी और इस बार हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि अभी भी वहाँ कोई नहीं था। हमने देखा उस समय घड़ी में 12:03 हो रहे हैं। हमने फिर से लिफ्ट के अंदर फ्लोर नंबर 6 का बटन दबा दिया। लिफ्ट फिर से चलने लगी, लेकिन फिर वही हुआ। लिफ्ट फिर उसी फ्लोर नंबर 3 पर रुकी, लेकिन इस बार लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खुला, वहाँ कुछ अलग आवाज़ के साथ खुला, जैसे किसी ने बहुत ही गुस्से में दरवाज़ा खोला हो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड मीरा ने कहा बाहर निकल कर देखते हैं, हो सकता है लिफ्ट में कोई टेक्निकल इश्यू हो। हम दोनों उस फ्लोर पर बने कमरे की तरफ चल दिए। वहाँ सारे कमरे ऐसे लग रहे थे जैसे कई सालों से ही बंद हो। हम दोनों वहाँ बने सेफ्टी उपकरणों को देखने लगे। वहाँ अंधेरा बहुत होने की वजह से मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लिया। मैंने देखा कि जैसे ही वहाँ की हर चीज़ यह कह रही हो कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अचानक मेरी फ्रेंड मीरा ने मुझे कहा कि वहाँ बने वॉशरूम से उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने यह सुनकर अपने मोबाइल की टॉर्च को उस वॉशरूम की ओर किया। वहाँ लोहे का एक चैनल गेट था जिसके ऊपर लोहे का एक ताला लगा था। यह ताला आम तालों से काफ़ी बड़ा था। उसके ऊपर लाल रंग का एक धागा भी बंधा था। मैंने लोहे के गेट से ही अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। हम दोनों जैसे ही उस गेट की दूसरी तरफ मुड़े, अचानक से उस लोहे के गेट के अंदर से किसी की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत ही दर्द में हो। हम दोनों चुपचाप यही सब सुन रहे थे। अचानक उस गेट के अंदर बने वॉशरूम से नल चलने की आवाज़ आने लगी और उसके साथ ही उस फ्लोर में बने सभी खाली कमरों के नल अचानक से चलने लगे। उन नलों से पानी निकलकर अब फ्लोर तक आने लगा था। वह पानी धीरे धीरे हमारे पैरों तक भी पहुंच चुका था। हमारे पैरों पे होता हुआ कब वह हमारे पैरों के ऊपर तक आने लगा, पता ही नहीं चला। वह आवाज़ धीरे धीरे अब तेज होती चली गई और रोने की आवाज़ अब भयानक गुर्राने की आवाज़ में बदल गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड मीरा डर से मानो जम गए हो। मेरे मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई थी। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और हम दोनों वहाँ से पास बनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगे। अब उस भयानक चीज़ की आवाज़ पूरे फ्लोर पर फैल चुकी थी। हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम मुड़कर पीछे देख ले। हम दोनों बिना रुके बस भागते रहे और भागते ही रहे। तब तक भागते रहे जब तक हमारा फ्लोर नहीं आ गया। लेकिन यह क्या, यह आवाज़ तो अभी हमारे पीछा ही कर रही थी। हम दोनों भागते भागते
हमारे फ्लोर पे बने गणेश भगवान के मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। वह आवाज़ अब भी हमारे पीछे ही थी। लगातार भागने की वजह से हम दोनों की सांसें फूलने लगी और हमारे कपड़े भी पसीने में पूरी तरीके से भीग चुके थे। वो चींटी के गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज हो चुकी थी कि हम दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। वो भयानक चीज़ इतने गुस्से में थी कि अगर वो मंदिर नहीं होता तो उस भयानक चीज़ ने अब तक हमें ख़त्म कर दिया होता। शायद हम दोनों ने उस जगह जाकर उसे फिर से गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि पहली बार उस भयानक चीज़ ने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हम दोनों अब भी मंदिर के सामने ही खड़े थे और उस भयानक चीज़ की आवाज़ भी लगातार हमारे कानों में आ रही थी। हम दोनों पसीने में भीग चुके थे। आधी रात के बाद उस भयानक चीज़ की आवाज़ कम होती चली गई, मानो जैसे वह उसी जगह फिर से जा रही हो। हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ से हमारे कमरे की ओर चले जाएं। हम दोनों ने सुबह होने तक वहीं रहने की ठानी। जैसे ही सुबह हुई, हम दोनों अपने कमरे में पहुंचकर हमारा सारा सामान समेटने लगे और वहाँ रिसेप्शन पे जाके हमने मैनेजर को हमारे कमरे की की दी और रात की सारी घटना के बारे में उस मैनेजर को बताया। मैनेजर ने जैसे ही वो बात सुनी और उसने जो कहा, वह सुनकर हम दोनों के होश ही उड़ गए। हम दोनों की आंखें डर से फैल गई। मैनेजर ने हमें कहा कि फ्लोर नंबर 3 के सभी कमरों को पहले ही तोड़ा जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह सुनकर हमारी आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं और मीरा यह बात सुनकर तुरंत अपना सामान लेकर घर की तरफ रवाना हुए। हम दोनों ने रास्ते में एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो डर से सहम जाती हूँ। यह घटना अमर और सुमन के साथ डुमस बीच पे घटी एक सच्ची घटना है। डुमस बीच की अगर हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो ये बीच भारत में भानगढ़ किले के बाद आने वाली दूसरी सबसे मोस्ट हॉन्टेड बीच है। ये बीच सूरत में लगभग 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पर बना हुआ एक रहस्यमय बीच है। ये बीच दो बातों के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पहला, इसका खूबसूरत सनसेट और दूसरा यहाँ की काली रेत। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ शमशान हुआ करता था, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता था, जिससे लोगों की आत्माएं यहाँ भटकने लगी और इन आत्माओं ने यहाँ पर अपना डेरा बना लिया। इस वजह से यहाँ की रेत काली हो गई है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ पर आत्माएं घूमती है और उनकी फुसफुसाहट और होने का आभास यहाँ पर होता है। इस बीच से लोगों का गायब होना आम बात है, इसलिए कोई भी इस बीच पर रात के समय यहाँ नहीं रुकता। भारत और फॉरेन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम भी यहाँ आकर नेगेटिव एनर्जी होने की बात की पुष्टि कर चुकी है। इसी एडवेंचर के चलते सुमन ने इस बीच पर ही अपना वैलेंटाइन डे मनाने की सोची। अमर और सुमन की सगाई कुछ महीने पहले ही हुई थी। वो दोनों अगली ही सुबह डुमस बीच पर पहुंच गए थे। बीच पहुंचकर उन्होंने बीच के नज़दीक होटल में एक कमरा बुक करवाया और इस दोपहर को जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, तभी सुमन ने अमर को कहा, अमर चलो हम शाम को बीच पर चलकर वहाँ सनसेट देखते हैं। अमर ने रेस्टोरेंट के वेटर को बीच पर जाने का रास्ता पूछा। वेटर ने कहा, सर प्लीज़ इस समय आप वहाँ मत जाइए। पर सुमन ने कहा कि हम तो सनसेट देखने ही आए हैं और सनसेट देखकर ही जाएंगे। सुमन की जिद सुनकर उस वेटर ने कहा कि सर आप अगर वहाँ शाम को ही जाना चाहते हो तो रात होने के पहले ही आ जाना। इतना कहकर उसने अपनी जेब में रखी शंखों की माला अमर को दे दी। अमर ने देखा कि उन शंखों की माला पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ शब्द लिखे थे, मानो जैसे वो कोई मंत्र हो। अमर ने वेटर को बुरा ना लगे इसलिए वो माला अपनी जेब में रख ली। उसके बाद
वो दोनों शाम को डुमस बीच की तरफ निकल गए। बीच पर पहुंचकर वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए। दोनों बीच के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सनसेट देखने लगे और आपस में ही बात करने लगे। बातें करते करते उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। अचानक सुमन को वहाँ से नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। सुमन ने कहा, अमर यहाँ से चलो, हम हमारे होटल में चलते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो दोनों वहाँ से होटल की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ दूर से एक बच्चा उन दोनों को ही देख रहा है। उस बच्चे की उम्र लगभग 5 से 6 साल होगी। उन दोनों ने चारों तरफ देखा, वहाँ उस बच्चे के साथ और कोई नहीं था। इतनी रात को इतना छोटा बच्चा इस सुनसान बीच पर अकेला क्या कर रहा है। अमर और सुमन ने सोचा कि उस बच्चे के पास जाकर ही पूछ लेते हैं कि इतनी रात को वह अकेला यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ खो गया है। जैसे ही वो दोनों उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे, वो बच्चा उनसे दूर जाने लगा और बीच की तरफ बढ़ने लगा। बीच के पानी के पास जाकर उस बच्चे ने फिर से अमर और सुमन की तरफ देखा। अमर और सुमन उस बच्चे के पीछे ही चल रहे थे। तभी वो बच्चा समुंदर के पानी में उतरने लगा। शायद वो यही चाह रहा था कि हम दोनों भी उसके पीछे उसी समुंदर के गहरे पानी में उतर जाए। सुमन उस बच्चे को रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी अमर ने सुमन का हाथ पकड़ा और इशारे में उसे पीछे की ओर करके कहा कि चलो हम होटल में चलते हैं। सुमन को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों होटल में आ गए और अपने कमरे में जाकर अमर ने सुमन को कहा कि वो बच्चा वहाँ भटक रही आत्माओं में से ही कोई एक था। वो हमें सम्मोहित कर उस गहरे पानी में ले जाना चाहता था। अगर हमारे पास वेटर की दी हुई यह मंत्रित शंखों की माला ना होती तो वो आत्मा आज हमारी जान ले लेती। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी डुमस बीच पे जाना चाहोगे? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।